हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जैसा कि हमने क्लास 12th की सीरीज़ स्टार्ट करी है केमिस्ट्री की, उसमें हमने सॉलिड स्टेट जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में वो स्टार्ट किया है। तो एनसीईआरटी की हेडिंग के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड के पर्पज़ से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरा हायर लेवल जैसे नीट और जेई में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था सॉलिड, क्योंकि सॉलिड की बात हो रही तो हमने जितने टाइप में एलिमेंट या कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है वो स्टैंडर्ड 3 टाइप बताए थे। तो फर्स्ट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में फर्स्ट जो है सॉलिड स्टैंडर्ड टाइप है, जिससे हम फिजिकली पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं या जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको देख रहे हैं, उनको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ स्टेट थी क्या, शायद मैंने नाम फिफ्थ स्टेट का सही से नहीं लिया था लास्ट वीडियो में, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा हाई स्टेट पे एग्जिस्ट करती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। जो जैसे सन में जितना हाई टेम्परेचर है ऐसे हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें क्या है बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। कहीं पूछा जाएगा तो हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे, और एक दो पॉइंट जो जनरली हमेशा पूछे जाते हैं वही होंगे। क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट में लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, सुपर कंडक्टर, जैसे उसका एग्जांपल है सन। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट का। तो हम सॉलिड पे बात करते हैं। सॉलिड में हमने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन जो अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था सॉलिड का वो हमने कर लिया था। तो एमॉर्फस में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन स्टेट है वो एनिसोट्रॉपिक होती है। तो एनसीईआरटी में एक फिगर बना है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा फिगर बना है कि ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट दिया है सॉलिड का। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है सॉलिड का। तो जब हम आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक की बात करते हैं तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसो मतलब एक जैसा, एनिसो मतलब कुछ डिफरेंट। ठीक है, उस मीनिंग का ही मतलब है। तो अब वहाँ ऐसा दिया है कि इनके बीच में कुछ ऐसे अरेंज है सॉलिड का क्रिस्टल। ठीक है, जब क्रिस्टल या एमॉर्फस की हम बात करेंगे तो उन्होंने एनिसोट्रॉपिक समझाया है कि ऐसा फिगर दे रखा और एक ऐसे लाइन दे रखी है और इसके साथ एक थोड़ी सी टिल्टेड लाइन दे रखी ऐसे। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि आइसोट्रॉपिक हम एमॉर्फस को कह रहे थे। ठीक है, एमॉर्फस क्या था, ऐसा सॉलिड था जिसकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर थी। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब यही है कि जो एमॉर्फस था वो हम चारों तरफ जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको एक ही जैसा अरेंजमेंट दिखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हमने यहाँ पे कोई ये एलिमेंट है इसको इस क्या कहते हैं पॉइंट को माना। ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, अप जाएं, डाउन जाएं, या इसके ऊपर भी तो लेयर होगी और इसके बिलो भी लेयर होगी, कहीं भी जाएंगे तो एक जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। शॉर्ट रेंज मतलब यहाँ से शुरू हो रही है और नेक्स्ट पहुंचने पर उसी जैसा मिल रहा है, इसलिए शॉर्ट रेंज कहा गया है। ठीक है, जब एनिसोट्रॉपिक की बात आएगी तो एनिसोट्रॉपिक मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन पे जाने पर उनकी जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है। अब क्या है कि ये हमने जैसे मान लिया ये हमारा पार्टिकल है। ठीक है, हम इसके इधर गए तो हमको ये मिला, इसके इधर गए तो हमको ये मिला। अब हम इस लाइन के, ये जो लाइन बनाई इसके इधर राइट और लेफ्ट देखेंगे तो राइट साइड अलग टाइप के पार्टिकल मिलेंगे, लेफ्ट साइड अलग टाइप के पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम ऐसे जाते हैं तो इस यहाँ पे कुछ मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, यहाँ डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ डिफरेंट मिल रहा है। तो जैसे इसमें था
कि किसी भी डायरेक्शन में हम चेक करेंगे तो सबका अरेंजमेंट ऐसे भी चेक करेंगे तो एक ही जैसे पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इसमें क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब हम जब देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसा है डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स का तो वो डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कह दिया गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि एनिसोट्रॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती, मतलब फिजिकली कैसे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट अरेंज्ड हैं, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। आइसोट्रॉपिक की जब हमने बात करी, मटेरियल या मैटर जो है वो शो करेगा सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। और इनके पास डिफरेंट केमिकल बॉडीज भी होती है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग भी होती है, इनके पास डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग होती है, मतलब इससे हमने कुछ और बॉन्डिंग करी, इससे हमने कुछ और बॉन्डिंग करी, ठीक है, तो ऐसा भी अरेंजमेंट देखने को मिला। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगी सेम टाइप की बॉन्डिंग होगी, या फिर कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो ये था आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक। कुछ समझ में आया हो तो लिख सकते हैं अपने आप से, वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल एमॉर्फस में, ग्लास प्लास्टिक रबर सिलिकन, सिलिकन भी एमॉर्फस में ही आता है। सिलिकन को हम लोग फोटोवोल्टेक मटेरियल बोलते हैं, जिससे हम सनलाइट को या जो सन रेज आती हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एमॉर्फस के एग्जांपल है, ग्लास प्लास्टिक रबर। इनका अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज होगा, ये आइसोट्रॉपिक होंगे, मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रिस्टलाइन में बात करेंगे, ग्रेफाइट है, डायमंड है, SO2 सॉलिड, SO2 सॉलिड, NH3 NaCl, ये सारे आएंगे। तो अब हम क्वेश्चन जो NCERT में आई थिंक 5 दे रखे हैं वो करते हैं, क्योंकि इनलेट क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, और NCERT में दे रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। उसी के आगे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन जो हमने डिफरेंस किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 हैं, 5 कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से उनके आंसर कर लेते हैं। Why solids are rigid? Why are solid rigid? तो ये क्वेश्चन हैं 4, और एक एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में खूब सारे एलिमेंट्स दिए हैं, उन पे आइडेंटिफाई करना। पहले ये देख लेते हैं, तो सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। मैंने कल बताया था सॉलिड रिजिड या फिर सख्त या फिर ऐसे जो कंप्रेसिबल नहीं है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स या मॉलिक्यूल जो है वो बहुत लेस है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नेग्लिजिबल, सॉरी वो मैक्सिमम होगा। तो लिख लेते हैं, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहाँ है, बिटवीन द एटम अट्रैक्शन, ठीक है। और नेग्लिजिबल स्पेस होगा किसके बीच में, एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, और नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और साथ साथ में इनके बीच में क्या होगा, मूवमेंट भी कोई नहीं हो रहा होगा। तो नेग्लिजिबल मूवमेंट बिटवीन अमंग एटम्स, जो एटम्स हैं उनके बीच में नेग्लिजिबल मूवमेंट होगा अमंग एटम्स। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
सॉलिड्स आर रिजिड। वाई सॉलिड्स आर रिजिड? तो सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता है। नेग्लिजिबल फेस होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस होता है बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स, और नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है, ठीक है, अमंग एटम्स। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। इसका वाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, इसका क्या आंसर होगा? इसका भी यही मूवमेंट से रिलेटेड होगा। एक तो फिक्स पोजीशन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स पोजीशन और पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन, कुछ भी बोल सकते हैं। पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड देख लेते हैं। ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड। तो मैंने कल बताया था, जो लास्ट इसका क्लास थी उसमें बताया था कि सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा गया है। इसका आंसर भी बताया था कि जो पहले ग्लासेस आते थे, अभी तो बहुत अच्छी क्वालिटी के आने लगे, इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स में ग्लासेस लगे होंगे तो वो नीचे साइड, मतलब खिड़कियों के नीचे साइड ऐसे, अगर ये खिड़की बनी है और ये ग्लासेस लगे हैं और यहाँ पे नीचे साइड ये कुछ मोटे हो जाते थे, ठीक है, और ऊपर साइड पतले, तो वो बहुत स्लोली फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए सुपर कूल्ड कह दिया गया, बहुत स्लोली फ्लो कर रहे हैं। और एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल तो है ही, तो इट इज अमोर्फस सॉलिड। ये हमारा अमोर्फस सॉलिड है। और क्या है? फ्लो वेरी स्लोली, या फ्लो वेरी स्लोली, या फ्लो वेरी स्लोली, ये लिखो, ठीक है, बहुत धीरे से या बहुत टाइम लेके फ्लो करता है। अब ये जो आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक इसलिए समझाया क्योंकि ये जो इक्वेशन था इसकी वजह से मैंने उस शब्द पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बोलना चाहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। कोई सॉलिड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सारे सॉलिड के अलोंग सेम ही रहता है, ठीक है। कोई सॉलिड ले लिया हमने उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पे हमने लाइट दी, कहीं से भी लाइट जा रही है, अब इस पे पड़ी और थोड़ा सा टिल्ट होके निकल गई, ठीक है, अगर ये ऐसा रखा है तो। अब जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि सब जगह किसी भी पॉइंट पे उस पे चेक करेंगे ऑब्जेक्ट के, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। ऐसा कहाँ हो रहा होगा? ऐसा हो रहा होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट या सॉलिड क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक नीचे दिख रहा है, लिख लेते हैं, आइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक सॉलिड होगा। ये जो भी है वो हमारा आइसोट्रॉपिक होगा, क्योंकि सेम ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट द ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में सेम वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ solid is same along all direction since it is isotropic solid. Since same value of physical properties in all direction, ठीक है। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन, और इसके अलावा एक और इनलेट क्वेश्चन है जो है इंटेक्स क्वेश्चन, जो दिया गया है पेज नंबर 4 पे दिया गया, आई थिंक पेज नंबर 3 4 या 5 पे होगा, तो देख लीजिएगा आप।
तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन जो है, उसमें अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो बताना है, एग्जाम्पल एक तरह से हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की। ठीक है, अमॉर्फस की बहुत सारी बात हो गई, अमॉर्फस पे इससे ज़्यादा इस लेवल पे नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो या क्रिस्टलाइन के कितने पार्ट्स हैं, तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम क्रिस्टलाइन के बारे में, कितने पार्ट्स हैं, वो डिवाइड कैसे होंगे या क्लासीफाई कैसे होंगे। ये हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या है कि क्लासिफिकेशन किया गया है या विभाजन किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, किसके बेसिस पे, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जो जिस तरह तरह के फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स के अकॉर्डिंग हम सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट टाइप के होंगे एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब हम एटम और मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट हम एटम समझ लेते हैं पहले। एटम क्या होता है सबको पता है, 12th की क्लास है तो वही ले रहे होंगे जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो हमारे चैनल पे सारी चीज़ें चल रही हैं। 11th का भी बैच है केमिस्ट्री का, उसमें भी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट की गई हैं। और अगर बात करें जनरल साइंस, जो 9, 10th, 11th की लोगों ने नहीं पढ़ी है ध्यान से, तो वो दोबारा पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी स्टार्ट कर दी है, बायो का बाद में चलेगा। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। कहाँ हम सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो एटम कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ये ऐसा आइडेंटिटी है या एंटिटी है जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़कर कुछ और बने हुए हैं। जैसे H2O लिया, तो H2O में क्या है, वाटर है, सॉरी H2 है और O है। तो अगर हम इसमें वाटर ऑक्सीजन का कोई टेस्ट करें तो नहीं देगा, जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना वो करी जाए, ठीक है, एक्वायर करी जाए। अगर हम H2 का कोई रिएक्शन कराएंगे तो उतनी एफिशिएंटली नहीं होगा, या कोई ये ब्रेक डाउन होगा होगा ये, लेकिन कभी ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो हमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस की बात करी गई है। ठीक है, तो कभी कभी इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर हमने देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट आपस में मिल करके बॉन्ड बना के सॉलिड अच्छा सा बना रहे हैं। ठीक है, तो एटम क्या था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक वो क्या कहते हैं, सिस्टम होगा, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, या फिर अगर हम करना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, रिसर्च की आवश्यकता होगी। कर चुके हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इनिशियली जो हम देख रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो और ये क्या है, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जैसे H2 क्या है, गैस है, O2 भी गैस होती है। अब इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी छोड़ के इन्होंने वाटर बनाया है। ठीक है, तो ये हो गई एटम और मॉलिक्यूल की बात। जब आगे पूछा जाएगा, एटम और मॉलिक्यूल का कुछ चल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे उस बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हमें बात करनी है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा कैसा लगा है, तो कैसा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरह हो सकता है, मतलब टाइप है। फिर आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक आयन के फॉर्म में सॉलिड होंगे। ठीक है, मतलब सॉलिड के अंदर आयन के फॉर्म में होंगे, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा। मेटेलिक सॉलिड, जो मेटल्स है हमारे वो सॉलिड बना रहे हैं, वो कैसे, नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड। तो ये 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में हम आज फर्स्ट टाइप करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि ये जो हैं सारी चीज़ें, अभी बहुत सारा पार्ट सॉलिड का बाकी है, तो ये केवल स्टार्ट है। तो चीज़ें आनी चाहिए, अगर नहीं आएंगी तो फर्दर चीज़ें, अगर कहीं बीच में कोई क्वेश्चन मिक्स कर दिया गया तो हमको समझ नहीं आएगा। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये बताना, ठीक है, लेकिन फिर भी बता आना तो चाहिए। अगर पूछ लिया आयनिक सॉलिड क्या है, मेटेलिक सॉलिड क्या है, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड क्या है, क्योंकि ये
पूछ लेते हैं कभी कभी 1-2 नंबर में, या फिर कभी कभी MCQ आ जाता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे हम सारी चीज़ों का। और हम अभी मेटेलिक सॉलिड कराते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक एक चीज़ समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड के डिफरेंशिएशन, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या क्या प्रेजेंट है? मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं जिससे मॉलिक्यूलर सॉलिड बना है वो मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जिन पार्टिकल से मिलके बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, या 3 टाइप्स हैं इसके। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई भी पोल या फिर चार्ज या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो आपस में मिलके बस बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो नॉन पोलर हैं। पहली नॉन पोलर मतलब उनमें कोई भी पोल डेवलप नहीं हुआ है, ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है उनमें। तो ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसे हमने देखे हैं, इनर्ट गैसेस हैं, आर्गन है, हीलियम है, ऐसे देखे हैं ना। तो वो यहाँ पे उसके मॉलिक्यूल मिलके मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसा कुछ बना रहे होंगे। जैसे मतलब हमें पता है ना कि एटम होते हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है, हाँ, और उनका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे बना रहे होंगे। तो ये सब नॉन पोलर है ना, आर्गन हीलियम इनके पास है नहीं। अब इसके एग्जांपल हो सकते हैं H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, O2 हो सकता है, नॉन पोलर है ना। H जैसा है वैसा दूसरा H है और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एक H2 से दूसरे H2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक डिस्पर्जन फोर्स है, या फिर वीक लंडन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो Cl2 बहुत सारी गैस हैं, तो उन सारी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर जो फोर्सेस लग रहे होंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होंगे? वीक डिस्पर्जन फोर्स होंगे या लंडन फोर्स होंगे, ठीक है। जहाँ कोई भी फोर्स नहीं होता वहाँ डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों बात हो गई। अब इसमें एग्जाम्पल H2Cl2O2 हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो इसके प्रॉपर एग्जाम्पल यही दे रखे हैं, ठीक है। और नॉन पोलर क्या कहते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और गैसेस होते हैं जनरली एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। यही एग्जांपल 2-3 दे रखे हैं। इसमें लिख सकते हैं वीक मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। सॉफ्ट सॉलिड होंगे, सॉफ्ट सॉलिड होंगे ये, ठीक है। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल प्रेजेंट हो। और इसमें और लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी, जनरली गैसियस एट रूम टेम्परेचर, जनरली इन गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये लिख सकते हैं जनरली गैस एट रूम टेम्परेचर। छोटा हो गया थोड़ा, फिर भी बोल दिया, 2-3 बार सुन लिया होगा आपने। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पोल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं HCl है, SO2 है, NH3 है, SO2 NH3 है। तो ये क्या है? ये इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये पोलर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा
और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, तो ये पोल बना रहे हैं ना, इधर नेगेटिव पोल इधर पॉजिटिव पोल। ऐसे ही पोलर मॉलिक्यूल होंगे फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो इनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब HCl के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। ये वाली प्रॉपर्टी समझ के दोबारा से लिख लेंगे हम दूसरी वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूल कंटेन पोलर कोवेलेंट बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई भी हो उनके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड इसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो बाइंड करता है मॉलिक्यूल्स को। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं इसका, H2O। जैसे H2O है तो H2O ऐसे है, OHH, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे कोई H मिल गया, यहाँ OH, तो ऐसे HOH, अब यहाँ ऐसे मतलब बहुत सारे बना लिए हैं इसने H बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बाइंड करता है मॉलिक्यूल को। तो अब इसके नेक्स्ट दो हैं कि ये सॉफ्ट मेटल है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी सॉफ्ट मेटल है, इसका भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी है, नॉन कंडक्टर, वो हम लिखवा देते हैं एक बार। तो ये है फर्दर इनके प्रॉपर्टीज। तो नॉन पोलर के एग्जांपल H2Cl2 O2 ये हो सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, अगर ये सॉलिड बनते हैं तो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते ये। लिक्विड होंगे या तो गैसेस होंगे, कब? रूम टेम्परेचर पे। कौन? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? सॉफ्ट सॉलिड होते हैं ये भी, ठीक है। SO2NH3 जैसे एग्जाम्पल हैं, ये सॉफ्ट सॉलिड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ हाई होता है। जनरली लिक्विड होंगे या गैसेस होंगे एट रूम टेम्परेचर पे ये भी, लेकिन कुछ कुछ सॉलिड भी होते हैं, जैसे SO2 और NH3 क्या है, सॉलिड है, कब? एट रूम टेम्परेचर पे। तो ये हो गए दो एग्जाम्पल और इनका डिफ्रेंशिएशन। और H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं वो जनरली वोलाटाइल लिक्विड होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो ये क्या होंगे? जनरली वोलाटाइल लिक्विड होंगे या सॉफ्ट सॉलिड होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आइस दे रखा है, आप देखेंगे NCERT में तो आपको पता चल जाएगा। सॉलिड्स कौन से दे रखे हैं, जैसे आइस है सॉलिड, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वोलेटाइल लिक्विड होता है या सॉफ्ट लिक्विड हो सकते हैं, कब? रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये क्या हो गया, सारा मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो बात हुई थी वो डिफ्रेंशिएट कर दिया गया 3 पार्ट्स में, ठीक है। देखिए अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ करा दी जाएंगी, वैसे तो आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो एक दिन में 3-4 वीडियो देख सकते हैं एक चैप्टर के। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, सारी चीज़ें डाइजेस्ट करके पढ़ना है, एक एक चीज़ समझनी है, तो फिर इतना ही ऐसे ही समझना होगा, ठीक है। NCERT की एक एक वर्ड का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, उसको बताया जाएगा कैसा क्या है, अगर NCERT में दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी, अगर वो वर्ड आ गया है तो वो वर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको पूरी थ्योरी बताई जाएगी। अब यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, तो नेक्स्ट पे हम जो 3-4, क्योंकि इसके पार्ट्स थे इसलिए मैंने कर लिया, इसके बाद आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक सॉलिड जो हैं वो एक दिन में करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी है प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का 11th क्लास की वो सेकेंड क्लास भी कल अपलोड कर दी गई है, ठीक। एक्शन होगा, चैप्टर्स जब इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं तो स्लोली इंट्रोड्यूस कराया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर जब लास्ट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर हमको दिक्कत होती है। तो जो भी इनलेट इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे
बुक के अंदर वो सारे यहाँ कराए जाएंगे। लास्ट में जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एनसीईआरटी के जितने भी थ्योरी के मतलब लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं एक्सरसाइज के, वो सारे कराए जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, अच्छा करिए। थैंक यू।